मैं आज़मगढ़ का वर्तमान हूँ। मेरा अतीत जितना गौरवशाली था, वर्तमान उतना ही निराशाजनक। मैं इस समय सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक, शैक्षिक क्षेत्रों में आ रही गिरावट से निराश हूँ। मैंने अंग्रेजी शासन से लेकर स्वदेशी शासन तक के सभी शासकों को देखा, परखा। सभी ने मेरे ऊपर अपना हुक्म चलाया। मैंने सबकी सेवा की। मेरे पुत्र केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्यपाल तक बने। मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के विद्वानों, ऋषियों को पैदा किया। आप जानते होंगे मेरे पुत्रों के बारे में। मैंने ओल्गा से गंगा, तुम्हारी 22वीं सदी, सिंह सेनापति, कनैला की कथा, दर्शन दिग्दर्शन, रामराज्य और मार्क्सवाद, बुद्धचर्या, धम्मपद, बौद्ध दर्शन, मध्य एशिया का इतिहास, भारत में अंग्रेजी राज्य के संस्थापक ऋग्वैदिक आर्य सहित कुल 169 किताबों की रचना करने वाले महापंडित राहुल सांकृत्यायन, खड़ी बोली हिंदी के उन्नायक प्रिय प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, आवारा सजदे, कैफियत, झंकार तथा कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों जैसा प्रसिद्ध गीत लिखने वाले मशहूर शायर कैफी आज़मी, छायावादी आलोचक शांतिप्रिय द्विवेदी, हिंदी आलोचना के प्रस्थान बिंदु चौधरी प्रेमघन, समस्या नाटकों के जनक लक्ष्मी नारायण मिश्र, कबीर और जायसी पर अपने आलोचनात्मक लेखों से पहचान बनाने तथा हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले आचार्य चंद्रबली पांडेय, वंशी और मादल से हिंदी गीत विधा को नया स्वर, नया तेवर और नया रंग देने वाले नवगीत के पुरस्कर्ता ठाकुर प्रसाद सिंह, नूरजहाँ और विक्रमादित्य जैसी रचनाओं के रचयिता गुरुभक्त सिंह भक्त, आजमगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उर्दू साहित्य के लिए स्थान दिलाने वाले शिक्षा शास्त्री, धर्म प्रचारक, इस्लामी धर्म, दर्शन, हदीस के अच्छे जानकार, उच्च कोटि के पत्रकार, सीरुत्तनबी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाने वाले अल्लामा शिबली नोमानी, प्रगतिशील उर्दू आलोचना के मापदंड, उच्च कोटि के वक्ता, लेखक, तहरीक, कागजी पैरहन और नया अहदनामा, नई नज्म का सफ़र और फ़िक्रोपन जैसी रचनाओं के रचयिता डॉक्टर खलीलुर रहमान आज़मी, अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वाधीनता आंदोलन की दूसरी लड़ाई के दौरान चले असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले श्री सीताराम अस्थाना, भवानी प्रसाद, सूर्यनाथ सिंह, गंगा राय, लक्ष्मीलाल, अलगूराय शास्त्री, कमल सागर, मौलाना सुलेमान नदवी, मौलाना मसऊद अली नदवी, श्री अब्दुल रशीद खां, हकीम इसहाक खां, हाजी हबीबुल्लाह, मोहम्मद इस्माइल खां, विचारशील और आम आदमी से सीधा सरोकार रखने वाले मुंशी नरदेश्वर लाल, दौलत लाल, मुंशी पद्माकर लाल, केंद्र की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अलगू राय शास्त्री, कालिका सिंह, उमराव सिंह, चंद्रजीत यादव, जुझारू नेता कामरेड जय बहादुर सिंह, झारखंडे राय, समाजवादी गांधीवादी नेता बाबू विश्राम राय, मंगलदेव विशारद प्रमुख थे। इन पुत्रों के अलावा और कई पुत्रों ने राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाई है। यह मेरा अतीत था। मैंने इसकी चर्चा इसलिए कर दी कि कुछ लोग मेरे पुत्रों से यह सवाल करते हैं कि क्या है तुम्हारे पास, तो मेरे पुत्र कुछ बता नहीं पाते, क्योंकि ये सब मेरे अतीत को नहीं जानते। यह भी नहीं जानते कि मैं देवल, दुर्वासा, दत्तात्रेय, चंद्रमा ऋषि जैसे महान ऋषि मेरे पुत्र रहे। यह भी नहीं जानते कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना मेरे ही घर में बहने वाली नदी तमसा नदी के किनारे
की थी। लोग कहते हैं कि अतीत को कौन याद करता है, तो मेरा उनसे निवेदन है कि अगर अतीत वर्तमान से अच्छा रहा हो तो यही बेहतर है कि अतीत को बार बार याद किया जाए तथा अतीत के पुनर्पाठ से वर्तमान को बेहतर बनाया जाए, क्योंकि कभी कभी अतीत के पन्ने बेहतर करने और सोचने के लिए विवश करते हैं। बहरहाल अतीत की तरफ झांकने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था कि मेरा वर्तमान कितना पिछड़ा है अतीत से। वर्तमान समय में मेरे घर में जातिवाद, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, भूख, गरीबी, बदहाली, बेरोजगारी, विकास शून्य, प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में आ रही गिरावट, पत्रकारिता में आ रही गिरावट का ऐसा हाल है कि मैं बयां नहीं कर सकता। बात करूं अपने घर की, तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि 4226.5 वर्ग किलोमीटर में फैला है मेरा घर। मेरे घर में लगभग 50 लाख से ऊपर पुत्र हैं। मेरे घर के 2 पुत्र लोकसभा, 2 विधान परिषद, 10 विधानसभा सदस्य हैं, जिन्हें घर की समस्याओं को हल करने के लिए प्रदेश तथा देश की विधानसभा और लोकसभा में भेजा गया है। परंतु मेरे घर के जनप्रतिनिधि तो अपनी झोली ही भरने की सोचते हैं। यह तो जानते ही नहीं कि मेरे घर का विकास कैसे होगा, घर के अन्य सदस्यों की ज़रूरतें क्या है। एक बार मुझे यहाँ फिर से अतीत याद दिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि अतीत में पैदा हुए मेरे घर के नेता, जनप्रतिनिधि घर के अन्य सदस्यों के साथ साथ सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। इन्हें अपना घर सजाने की उतनी फिक्र नहीं थी जितना कि आज के मेरे राजनीतिक पुत्रों में है। वर्तमान समय के सभी राजनीतिज्ञ, विधायक, सांसद लग्जरी गाड़ियों और असलहों से भरी गाड़ियों के साथ चलते हैं। ये सब के सब करोड़पति हैं। जो जितना बड़ा करोड़पति है वह उतना बड़ा नेता है। जो अरबपति है वह और बड़ा नेता है, और जो लखपति है वह छोटा नेता है। इन पुत्रों के कपड़े चमकते हैं, चेहरे भी खूब चमकते हैं, क्योंकि इन सबों ने मिलकर मेरे घर के गरीब पुत्रों का हक मारा है। किसानों, मजदूरों और असहायों के पैसों से इसने इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर ली है कि इनकी कई पीढ़ी आसानी से जी खा सकती है। अब सवाल यह है कि मेरे घर का अतीत अच्छा था तो फिर इसमें इतनी गिरावट कैसे आई। तो आपको फिर से अतीत की तरफ जाना पड़ेगा, खासकर 1980 के बाद के दशक में, जहाँ से धीरे धीरे जातिवाद, सांप्रदायिकता का उभार होना शुरू हुआ। मेरे राजनीति के गणितबाज पुत्रों ने जातिवाद को उकसाया और सबको अपनी अपनी जाति में ही भलाई का सपना दिखाकर समाज को बांटकर राजनीति करने की सलाह देने लगे। इतना ही नहीं, चुनाव में धनबल, बाहुबल का जोर दिखाकर गरीबों को मतदान से रोककर बूथ कैप्चरिंग करके विधानसभा और संसद तक पहुंचे। शुरुआत में यह लहर थोड़ी मध्यम चली, लेकिन 1989 के बाद क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ, जो जातिगत समीकरणों के आधार पर ही बनी, और इन्हीं राजनीतिक दलों ने मेरे घर को पूरी तरह बांट दिया। 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस ने मेरे मुसलमान पुत्रों के अंदर असुरक्षा की भावना पैदा कर दी, और क्षेत्रीय पार्टियों ने इनकी वोट बैंक की राजनीति करके, इनके हितों की बात करके अपना हित साधा। इस तरह मेरे पुत्रों में हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति भी अपने उफान पर आ गई। अब बताइए, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान, ये दोनों मेरे घर के सदस्य हैं। सब एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो सभी अपने अपने धर्म की तरफ जाने लगते हैं। मेरे किसी भी राजनीतिक पुत्र ने दोनों भाइयों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास नहीं किया। परंतु ऐसा नहीं है कि ऐसा करने वाले पुत्र नहीं हैं। वो हैं, लेकिन खुलकर सामने आने की कोशिश नहीं करते। वर्तमान समय में मेरे घर का प्रत्येक चुनाव, या यह कहें कि ग्राम प्रधानी से लेकर लोकसभा तक के चुनाव का आधार जाति और धर्म हो गया है। इस प्रकार अपने घर के हो रहे बंटवारे को मैं चुपचाप देखता रहा
और देख रहा हूँ। इतना ही नहीं, मेरे घर की इस कमजोरी का फायदा उठाकर दूसरे जिले के नेताओं ने भी खूब उठाया। उन सबों ने मेरे पुत्रों के बीच हो रहे मनमुटाव का फायदा उठाकर भड़काने चले आए और मेरे कुछ अज्ञानी पुत्रों को मंदिर और मस्जिद के नाम पर भड़काने लगे। कुछ वर्ष पहले मेरे कुछ पुत्रों को आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त बताकर जब उन्हें मार गिराया गया और यहाँ तक कि मेरा नाम आजमगढ़ की जगह आतंकगढ़ रख दिया गया, उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दर्द हुआ कि आखिर जिसके 50 लाख के आसपास पुत्र हैं उसको इस नाम से पुकारा जाना कितना दर्दनाक है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। यहाँ तक कि जो नुमाइंदे हैं, जिनके हाथ में सत्ता है, वे सब मुझे इसी नाम से जानते पहचानते हैं, लेकिन जो मेरे तरक्की पसंद पुत्र हैं वो इनके खिलाफ नहीं खड़े होते। मेरे अज्ञानी पुत्रों को यह नहीं पता कि दूसरे के बहकावे में आकर 1947 में भारत और पाकिस्तान बंट गया, जिसका दंश आज भी मेरा देश झेल रहा है। लेकिन फिर भी हमारे जेहन से ये चीज़ें नहीं निकल पा रही। चलिए वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान समय में विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है और सभी राजनीतिक दल लुभावनी वादे कर रहे हैं। सभी राष्ट्रीय स्तर के नेता अपने अपने दौरे कर रहे हैं, लेकिन किसी ने मेरी समस्या, मेरे विकास पर कोई बात अभी तक नहीं उठाई है। पिछले दिनों एक पुत्र जो इस दुनिया में अब नहीं है, उसने यहाँ तक कहा था कि मैं मेरे ही एक भाई लालगंज को मुंबई बनाऊंगा, लेकिन वह यह नहीं समझा कि वह भी बांटने की राजनीति को उकसावा दे रहा है। इधर राजनीति में जो मेरे नए पुत्र आ रहे हैं उसमें एक या दो को छोड़कर ज़्यादातर अयोग्य हैं, जो राजनीति का अर्थ तक नहीं जानते। वे राजनीति का अर्थ सिर्फ पैसा कमाना और दूसरों का हक मारना जानते हैं, और शायद यही कारण है कि मेरे योग्य पुत्र राजनीति से दूर हो रहे हैं और उन्हें राजनीति बहुत बुरी लगती है। यह अच्छा संकेत नहीं है मेरे घर के विकास के लिए। अगर मेरे योग्य पुत्र राजनीति में नहीं आए तो अयोग्य पुत्र अराजकता फैलाएंगे, जाति धर्म की राजनीति बढ़ती ही जाएगी और मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। इसलिए मेरे पुत्रों से यह निवेदन है कि वे इस बार के चुनाव में जाति धर्म को आधार बनाकर मतदान न करें और उसका चयन करें जो मेरा विकास कर सके। आप उसे समझें जो मेरे विकास के योग्य है। हाँ, एक बात और, उसके लिए जो वर्तमान समय में चुनाव के मैदान में है, वे मेरे भोले भाले पुत्रों को आपस में न लड़ाए, दोहरी राजनीति करना बंद कर दे और अपने पुत्रों भतीजों को राजनीति में न लाएं, क्योंकि इन्हें आने वाले दिनों में मुंह की खानी पड़ सकती है। क्योंकि आने वाले दिनों में मैं उसको अपना प्रतिनिधि बनाऊंगा जो भाई भतीजावाद नहीं करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो दोहरे चरित्र का नहीं होगा, जो अपने पुत्रों के साथ खड़ा होगा, उसे मैं विधानसभा भेजूंगा। कुछ अन्य पुत्रों की बात कर लेते हैं। आदि मैं अन्य पुत्रों की बात करूं तो सबके अंदर गिरावट निरंतर आ रही है, चाहे वे शिक्षक हों, विद्यार्थी हों, चिकित्सक हों, पत्रकार हों, साहित्यकार हों, कवि हों। यदि शिक्षा की बात करें तो मेरे घर में यह दो भागों में बटी हुई नज़र आती है। एक तरफ निजी विद्यालय है जो मनमाफिक फीस वसूलते हैं, पढ़ाने वालों को शोषण करते हैं, विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं देते। इनके यहाँ अयोग्य शिक्षक हैं और जो योग्य हैं उनको ये 4 या 5 हज़ार वेतन देते हैं। इन निजी विद्यालयों में लंबी फीस वसूली जाती है, लेकिन शिक्षा विभाग और शासन की मिलीभगत की वजह से मेरे मेहनतकश पुत्रों का लगातार शोषण हो रहा है। यही नहीं, इन निजी विद्यालयों और सरकारी विद्यालयों ने मेरे
घर के पुत्रों को अमीर और गरीब में बांट दिया है, जिसका कारण है कि हमें अपने गरीब पुत्रों की हालत पर तरस आता है। कोई भी जनप्रतिनिधि कभी इस पर ध्यान नहीं देता। एक तरफ निजी विद्यालय है जो बेशुमार पैसा ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी विद्यालय है जहां भ्रष्टाचार की एक लंबी श्रृंखला चल रही है। इन सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक से लेकर महाविद्यालयों तक शिक्षा के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है। जो सरकारी नुमाइंदे हैं वो खुद भी अपने पुत्रों को सरकारी विद्यालयों में नहीं भेजते। यह मेरे भविष्य के लिए काफ़ी खतरनाक होने वाला है। यदि मैं साहित्य पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत पुत्रों की बात करूं तो स्थिति बहुत चिंताजनक है। दिनों दिन गुणवत्ता कम होती जा रही है और लोगों के अंदर बड़ा सेलिब्रिटीज बनने की महत्वाकांक्षा ने जन्म ले लिया है। दुर्भाग्य ये है कि जो पत्रकारिता का अर्थ तक नहीं जानते अब ये पत्रकारिता कर रहे हैं, जो यह नहीं जानते कि समाचार क्या है, पत्रकारिता का कर्तव्य क्या है, वो आजकल चैनलों में काम कर रहे हैं। जो जनता की समस्याओं को कभी नहीं उठाते बल्कि हाँ वो पैसे लेकर के दूसरों की खबर दिखाते हैं। यह दिनों दिन गिरता स्तर कहीं ऐसा न हो कि आने वाले दिनों में जो मूल समस्याएं हैं उन समस्याओं की तरफ कोई नज़र ही न डाले। फिर भी मेरे कुछ पुत्रों से मुझे उम्मीद है। यह उम्मीद अलग अलग क्षेत्रों से है। यह उम्मीद हमारे उन पुत्रों से है जो अपने क्षेत्रों में बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। अंत में मैं अपने सभी पुत्रों से यह निवेदन करता हूँ कि वर्तमान समय में जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है उसमें आप योग्य और पढ़े लिखे इंसान को जनता के बीच से चुनिए और वो हमारा नुमाइंदगी करेगा तो हमारा भविष्य काफ़ी बेहतर होगा। अंत में मैं सभी पुत्रों से निवेदन करता हूँ कि मेरे घर को समृद्ध बनाने के लिए, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए वे अपनी संकीर्ण सोच को दूर कर इंसानियत का चिराग जलाएं और सबके बीच भाईचारा, सद्भाव का माहौल बनाएं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ें और विकास के लिए एक स्वस्थ बुनियाद तैयार करें। अंत में मैं फैज़ अहमद फैज़ के एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात मेरे पुत्र ज़रूर समझेंगे, सुनेंगे।